Now we are going to study methods of measurement of elasticity of demand. अब हम यहाँ पे कुछ methods पढ़ेंगे जो elasticity of demand को क्या करता है, कैलकुलेट करता है. ये 4 methods हमारे इंस्टीट्यूट ने हमें प्रोवाइड किए हैं. फर्स्ट वन इज परसेंटेज मेथड, सेकंड वन इज टोटल आउटले मेथड, थर्ड वन इज पॉइंट मेथड एंड द लास्ट वन इज आर्क मेथड. एक एक करके हम इन मेथड्स को पढ़ेंगे और इसके अंदर क्या अलग है, एक दूसरे से कितना अलग है मेथड, हम उसको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सबसे पहला है हमारा परसेंटेज मेथड. यह बोलता है कि हमें फाइंड आउट करना है कि कितने परसेंटेज का चेंज आया डिमांड में ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस. ये क्या बात करता है कि भाई आपके प्राइस में कितने परसेंटेज से चेंज होने के बाद आपकी डिमांड में कितना परसेंटेज का चेंज आया है, वो बात करता है परसेंटेज मेथड. In this method, to measure the elasticity of demand, firstly we should find out the change in demand and change in price in percentages. कि भाई आपके प्राइस और डिमांड में कितने परसेंटेज का चेंज आया है, हमें इस मेथड से निकालना है. Then the following formula can be used. हम इस फॉर्मूले से उसको निकाल सकते हैं. EP elasticity of demand equals to proportional change in demand divided by में proportional change in price, या फिर percentage change in price demand divided by में percentage change in प्राइस. मैंने आपको पिछले लेक्चर्स में बताया था कि डेल्टा को हम क्यों डिनोट करते हैं, चेंज के लिए. डेल्टा मीन्स चेंज, कि किसमें चेंज आ रहा है, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में परसेंटेज चेंज इन प्राइस. नेक्स्ट है टोटल आउटले मेथड. टोटल आउटले मेथड बात करता है हमारे एक्सपेंडिचर और प्राइस की. ये एक दूसरे को साथ में लेते हुए चलते हैं. हम यहाँ पे जो कंपैरिजन करेंगे वो हमारे एक्सपेंडिचर और प्राइस ऑफ अ कमोडिटी का करते हैं, क्योंकि हमें पता है जो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर है वो कैसे आया होगा कि भाई हमने हमारी कमोडिटी का ये पर्टिकुलर प्राइस है और हमने 5 क्वांटिटी उसकी खरीदी, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा क्या हुआ, इतना हुआ, दैट इज 50. ऊपर वाले परसेंटेज मेथड में प्राइस और डिमांड की कंपैरिजन करता है, पर टोटल आउटले मेथड में हम किस 2 टर्म्स को लेके साथ में चलते हैं, विच इज प्राइस एंड टोटल एक्सपेंडिचर. देखो ये क्या बारे में बात करता है. If total expenditure increase, अगर हमारा टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइजेस, जैसे जैसे हमारे प्राइस कम हो रहा है तो हमारा जो क्वांटिटी हम कंजप्शन ज्यादा कर रहे होंगे तभी हमारा खर्चा बढ़ रहा है, और डिक्रीज हो रहा है विद द रेजिंग ऑफ द प्राइस, और डिक्रीज हो रहा है जैसे ही हम प्राइस को क्या कर रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं. इस केस में जो हमारी डिमांड होगी वो क्या होगी, मोर इलास्टिक होगी, दैट इज इलास्टिक डिमांड, दैट इज ग्रेटर देन 1. क्योंकि प्राइस में चेंज होने की वजह से डिमांड में ज्यादा का चेंज आना वही रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहलाता था. मोर देन 1 हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज, बिल्कुल क्लियरली डिटेल वाइज हमने उसको पढ़ा था कि भाई आपका इस केस में जो डिमांड कर्व होता है वो फ्लैटर होता है, क्योंकि प्राइस में थोड़े से चेंज होने की वजह से आपका डिमांड में जब ज्यादा का चेंज आता है उसको हम रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड कहते हैं, दैट इज मोर देन 1. नेक्स्ट वन इज इफ टोटल एक्सपेंडिचर इज कांस्टेंट, कि भाई आपका खर्चा सेम है चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम हो, उसको हम बोलेंगे क्या, यूनिटरी इलास्टिसिटी. प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड इज इक्वल्स टू 1. जब भी आपका न्यूमेरिकल को सॉल्व करके, आपके सिलेबस में इतने न्यूमेरिकल्स तो है नहीं, पर आपने 12th क्लास में जब या 11th क्लास में माइक्रो पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा कि जो आपकी जब यूनिटरी इलास्टिक होती है, जब आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 होती है, दैट मींस कि आपकी क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे प्राइस इंक्रीज हो चाहे प्राइस डिक्रीज हो. Next one is if the total expenditure decrease with the falling of the price and increase with the raising of the price, that means कि क्या बोल रहा है, आपका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब कि भाई आपका टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर रहा है with the falling of the price and increase with the raising of the price, it is said to be relatively elastic demand. यहाँ पे वर्ड मिसप्रिंट हो गया,
इन इलास्टिक डिमांड, हम इसको क्या बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। इसमें आपका जो डिमांड कब होगा वो कैसा होगा, लेस देन 1, क्योंकि हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो हमारे क्या नाम है सुपीरियर गुड्स और इंफीरियर गुड्स होते हैं। उसमें क्या होता है, जो हम अपनी इनकम होते हैं हम उनको दो पार्ट्स के गुड में एलोकेट करते हैं कि भाई अगर सुपीरियर गुड है, अगर हमारी इनकम बढ़ेगी तो हम उनका कंजप्शन भी बढ़ा देते हैं क्योंकि वो हाई क्वालिटी के गुड्स होते हैं। पर इंफीरियर गुड्स, चीप क्वालिटी के गुड्स ऐसे होते हैं कि जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हम उनका कंजप्शन कम कर देते हैं। इफ टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीजेस विद द फॉलिंग ऑफ द प्राइस, क्योंकि हम सोचते हैं कि वो इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स होंगे, क्योंकि हम एक एजम्पशन बना लेते हैं कि भाई जिनका प्राइस घट रहा है या कि जिस कमोडिटी का प्राइस कम है कुछ ना कुछ उसमें कमी होगी। जब हम कुछ सामान लेने भी जाते हैं तो हमें यही फील होता है कि भाई ये पर्सन अगर 100 रुपए का कोई सामान दे रहा है और वो मार्केट में 400-500 में अवेलेबल है, कुछ ना कुछ इसमें डिफेक्ट होगा। ये आपको टेबल दे रखी है कि भाई जब मैंने 9 का प्राइस था और मेरी डिमांड कितनी थी 40, तो टोटल एक्सपेंडिचर हुआ मेरा 360। अब जब मैंने प्राइस कम हो गया, ऑब्वियस सी बात है मेरी कमोडिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मैं उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड ज्यादा करने लगूंगी तो मेरा एक्सपेंडिचर होगा 400। प्राइस कम हुआ, डिमांड ज्यादा कर दी तो फिर हमारा एक्सपेंडिचर बढ़ गया 420 से। ऐसे ऐसे गो ऑन, ऐसे हमारा टोटल एक्सपेंडिचर या टोटल आउटले निकल जाता है। अब बात करते हैं पॉइंट मेथड की। बहुत इजी मेथड है, इजीली आप उसको समझ जाओगे बाय कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। देखो क्या लिखा है, इन दिस मेथड द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन बी मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व। आप यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या करोगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मेजर करने को आपको मिलेगा। आपकी इलास्टिसिटी डिमांड 5 तरह की हो सकती है, यूनिटरी, रिलेटिवली इलास्टिक, रिलेटिवली इन इलास्टिक, आपने जो पढ़ी है, मोर देन 1, ग्रेटर देन 1, इंफिनिटी, 0, ये सारी आपको पढ़ने को मिलेंगी। आपका इसका यूज करने का फॉर्मूला होता है कि लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय में अपर सेगमेंट। इस फॉर्मूले को यूज करके आप इसके हर एक क्वेश्चन आप कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के साथ कर सकते हो। और मैं बताऊंगी कि ये आपको रटना नहीं है बिल्कुल भी। ये जो डायग्राम है कि यहाँ पे 0, यहाँ पे ग्रेटर देन 1, यहाँ पे मोर देन 1, यहाँ पे ऐसे आएगा, नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं रटना। आपको मैं एक मैथड समझाऊंगी कि भाई ये मोर देन 1 किस वजह से आया, 0 किस वजह से आया, लेस देन 1 किस वजह से आया, इक्वल्स टू 1 किस वजह से आया। आपको हर एक चीज क्लियर करते हुए चलेगा। Let us assume the length of the demand curve is minus 40 centimeter. AB is the demand curve in the diagram. How is the elasticity of demand can be measured on the demand curve is explained in the following way. हम यहाँ पे बताएंगे कि आप elasticity of demand को कैसे मेजर करोगे इस डायग्राम के थ्रू। सबको पता है कि ये हमारा डिमांड कर्व है, ये हमारा 0 है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। इन्होंने गैप लिया है, ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये हमारा 40। ऐसे यहां पे ये 0, ये 10, ये 20, ये 30 और ये हमारा 40। ये हमारे नंबर्स हमने प्लॉट कर दिए। अब सबसे पहला पॉइंट देखो, हमने ये निकालना है, हमें ये वाला पॉइंट निकालना है। अब ये वाले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि हमें इन्फिनिटी, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है इस वाले पॉइंट पे। इस वाले पॉइंट में अगर मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूं तो लोअर सेगमेंट मेरा जो नीचे का हिस्सा है मेरा वो क्या है, वो मेरा 40 है। और अपर सेगमेंट, अपर मतलब ऊपर की तरफ मेरा कुछ भी नहीं है, दैट इज 0, क्योंकि हमारा ये तो 0 है तो ऑब्वियस सी बात है, तो आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। अब हम देखेंगे इस पॉइंट पे, नीचे का सेगमेंट आपका कितना है, 10, 20, 30, 30। और अब मैं ऊपर का सेगमेंट देखूं कितने हैं, 10, तो आपका आंसर आएगा 3 और आंसर है मोर देन 1, दैट इज ट्रू।
दैट इज ट्रू कि भाई जब भी आपका न्यूमरेटर ज्यादा हो एज कंपेयर टू डिनोमिनेटर तो आपका आंसर कैसा आएगा, मोर देन 1 आएगा। अगर आप ऊपर 60 लिखते हो नीचे 10 लिखते हो, न्यूमरेटर ज्यादा है तो आंसर मोर देन 1 ही आएगा। ये आपको मैंने ऊपर वाले लेक्चर्स में भी बताया था जब हमने इनकम और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ा था, तो हमने वहां पे हर एक चीज को एक्सप्लेन किया था। फिर नेक्स्ट है P इक्वल टू 1। देखो आपका यहां पड़ा 10 और ये तो कितना बचा 20 और ऊपर भी क्या हो रहा है 20। मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूं तो एक आंसर आया हमारा 1। अब मैं इसकी बात करूं, ऊपर पे बच रहा है हमारा, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं 10 20 30 और नीचे पे लोअर सेगमेंट है हमारा 10, तो आंसर आएगा हमारा 0.33। अब हम नीचे पे आए नेक्स्ट ये वाले पॉइंट पे, तो हमारा यहाँ पे लोअर सेगमेंट जो है, मैं इस वाले पॉइंट बोल रही हूं, हमारा लोअर सेगमेंट है वो 0 है और हमारा ऊपर का सेगमेंट कितना है 10 20 30 और 40। तो अगर हमेशा न्यूमरेटर में 0 होता है तो आपका जो आंसर आता है वो 0 आता है, पर अगर डिनोमिनेटर में 0 द आंसर विल बी इन्फिनाइट। आपका आंसर आएगा इन्फिनाइट। अब मैम आपने टेबल के थ्रू तो बता दिया, अगर हम विदाउट टेबल करना चाहे तो बेटा विदाउट टेबल भी बहुत इजीली हो जाएगा। आपको बताती हूं, मेरे को ये सब कुछ इरेज कर देते हैं नंबर का। अब देखो, अगर मैं बात करूं पहले पॉइंट की, अगर मैं P3 के पॉइंट की बात करूं और मैं फॉर्मूला लगाऊं कि भाई लोअर सेगमेंट कितना है मेरा 1 2 3 4, कितना है 4, और मेरा अपर सेगमेंट कितना है 0, तो आंसर विल बी इन्फिनाइट। ठीक है। और मैं आप P1 पॉइंट की बात करूं तो मेरा लोअर सेगमेंट कितना है 1 2 3 और मेरा अपर सेगमेंट कितना है 1, तो आंसर क्या आ रहा है 3। अब मैं P पॉइंट की बात करूं तो मेरा ऊपर का सेगमेंट है 2, लोअर सेगमेंट कितना है 2 और अपर सेगमेंट 1 और 2, ये भी 2, तो आंसर इक्वल्स टू 1। अब मैं बात करूं P2 की, किसकी P2 की। अब मैं बात करूंगी इस वाले पॉइंट की, क्योंकि ये यहां पे ये थोड़ा शिफ्ट हो गया है, ये पॉइंट आपका यहां पे है। तो लोअर सेगमेंट कितना है आपका 1 और अपर सेगमेंट कितना है 1 2 3, तो आपका आंसर 0.33 करके आएगा। अब मैं बात करती हूं आपके P4 वाले पॉइंट की, तो आपका लोअर सेगमेंट कितना है 0 और अपर सेगमेंट है आपका 4, 1 2 3 एंड 4, तो आंसर विल बी 0, क्योंकि न्यूमरेटर में 0 है तो आंसर विल बी 0। तो ये था हमारा पॉइंट मेथड कि आपके पास 5 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है और हर एक पॉइंट पे आप डिमांड कर्व को मेजर कर सकते हो इजीली। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट मेथड की, दैट इज आर्क मेथड। थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया था इसलिए मैंने यहाँ पे खुद लिखा है, आपको बुक में आपकी जो पीडीएफ मिलेगी आपको उसमें प्रॉपर मिलेगा। क्या लिखा है, इफ देयर आर स्मॉल चेंजेस, जब थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं इन डिमांड एंड प्राइसेस, जब प्राइस और डिमांड में बहुत लिटिल बिट चेंजेस होते हैं, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बाय द पॉइंट मेथड। तब इस केस में पॉइंट मेथड क्या सुटेबल नहीं होता, सो द आर्क मेथड इज इंस्टीट्यूट, इसलिए आर्क मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया। इन दिस मेथड द फॉर्मूला कैन बी यूज्ड, और इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। क्या बोला इन्होंने कि भाई हमें पता है जब हमारे डिमांड और प्राइसिंग में लिटिल बिट चेंजेस आते हैं तो हम उनको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, हमारा पॉइंट मेथड उस टाइम पे सुटेबल नहीं होता, इसलिए आर्क मेथड लेके आया गया जिससे कि हम स्मॉल चेंजेस को भी क्या कर सके, देख पाए, उनके लिए सॉल्यूशन निकाल पाए। इन दिस मेथड हमने ये फॉर्मूला बनाया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय में फर्स्ट डिमांड प्लस में सेकंड डिमांड, डिवाइडेड, इस पूरे को डिवाइड करना है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस। देखो क्या लिखा है कि भाई चेंज इन डिमांड
डिवाइडेड बाय में फर्स्ट डिमांड प्लस में सेकंड डिमांड, फिर इस होल को डिवाइड करना है चेंज इन प्राइस डिवाइडेड बाय में फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस। ये हमारा आर्क मेथड का फॉर्मूला है। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, जब मेरी प्राइस इतना था तो मैं इतनी क्वांटिटी को कंज्यूम करती थी, पर जब मेरा प्राइस 1 रुपए से घट गया तो मैंने उसका कंजप्शन बढ़ा दिया। ये तो यूनिवर्सल लॉ है, लॉ ऑफ डिमांड यही बोलता है कि जैसे जैसे किसी कमोडिटी के प्राइस कम होते रहते हैं हम उसका कंजप्शन बढ़ा देते हैं। अब फॉर्मूले को और इजीएस्ट वे में बनाने के लिए उन्होंने ये फॉर्मूला लिखा, आपको इसको देखने की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन करेंगे कि भाई आपने बोला चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में कितना चेंज आया, 1000 रुपए का चेंज आया, डिवाइडेड बाय में फर्स्ट डिमांड प्लस सेकंड डिमांड, उस होल को डिवाइड करना है। आगे चेंज इन प्राइस, प्राइस में 1 रुपए का चेंज आया, डिवाइडेड बाय में फर्स्ट प्राइस एंड सेकंड प्राइस, दैट इज 2 + 1। जब हम इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो 1000 डिवाइडेड बाय में 3000 प्लस 1 डिवाइडेड बाय में 3। अब हम इसको सही से सॉल्व करें पूरा रेसिप्रोकल करके, 1000 डिवाइडेड बाय में 3000, ये लास्ट वाला सबसे ऊपर चले जाएगा रेसिप्रोकल होके, और ये इधर 3 1 जा 3 और 3 0, 3 के डेल में 3000 कितने पे आता है, 1000 पे, और जब मैंने 1000 से 1000 को करा तो आंसर विल बी 1। तो ये हमारी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो क्या है, वो यूनिटरी इलास्टिक है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ पे तो आंसर -1 आ रहा है। बेटा -1 इसलिए आ रहा है कि जब हमने चेंज निकाला तो हम नीचे से ऊपर को जाते हैं, तो 1 का जब ये 2 आया तो यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है, इसलिए ये -1 आया। हम क्या करते हैं, हम Q2 में से Q1 को करेंगे, P2 में से P1 को करेंगे, इसलिए आपका आंसर माइनस है। चेंज जब हम निकालेंगे हम ओल्ड न्यू में से ओल्ड में जाएंगे, ना कि ओल्ड से न्यू पे। हम आर्क मेथड में इस चीज को ध्यान रखेंगे, क्या पता आपको न्यूमेरिकल यहाँ पे देखने को मिल जाए। किसी भी अटेम्प्ट में वो आपको धप्पा कर सकते हैं। अगर उनको टफ बनाना होगा क्वेश्चन तो वो आर्क मेथड से क्वेश्चन पूछ लेंगे, वो परसेंटेज मेथड से पूछ लेंगे। आपको फॉर्मूलेस हर एक उसके पता होने चाहिए। वो आपको प्राइस दे दे और टोटल आउटले दे दे, वो आपको पूछ लेंगे कि आपने कितनी कमोडिटी का कंजप्शन किया, जो हमने ऊपर वाले उसमें पढ़ा था टोटल आउटले मेथड में। अगर वो आपको प्राइस दे दे और टोटल आउटले दे दे तो आप टोटल आउटले के जब डिवाइड करोगे प्राइस से तो आपको निकल जाएगा कि आपने उसकी कितनी क्वांटिटी को कंज्यूम करा, कितना परचेज करा। या फिर आपको टोटल आउटले दे दे और डिमांड दे दे, आप इजीली प्राइस को भी निकाल सकते हो, पर्टिकुलरली उससे डिवाइड करके, तो आपका 9 आ जाएगा प्राइस। ऐसे आपको क्या पता वो टेबल दे दे थोड़े क्वेश्चंस को क्या करने के लिए, घुमाने के लिए। आपको घबराना नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने मेरी एक एक चीज को सुना है, देन यू विल बी स्कोरिंग अ वेरी गुड मार्क्स। बिलीव इन योरसेल्फ। बस आपको मेहनत डबल करनी पड़ेगी अब।